प्रिविलेंट नहीं हुआ करती थी, क्योंकि बहुत सारी ट्रेडिशनल थेरेपीज उस टाइम पे यूज हो रही थी, जैसे कि एक्जिस्टेंशियल थेरेपी है, गेस्टाल्ट थेरेपीज है, ये सारी उस टाइम पे यूज हो रही थी। और जो ये थेरेपी है आपकी क्रिएटिव आर्ट थेरेपी, ये प्रिविलेंट नहीं थी। बट धीरे धीरे रिकॉग्नाइज किया गया कि इसकी यूजफुलनेस है। जो क्रोनिकली इल पेशेंट है, जो मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट है, इमोशनली डिस्टर्ब पेशेंट है, उनको कोप करने के लिए जो आर्ट थेरेपी है उसकी यूजफुलनेस को रिकॉग्नाइज किया गया। और उसके बाद 1970s में जो मेंटल हेल्थ सिस्टम एक्ट है उसने इसे कानूनी तौर पर एक थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट में इंक्लूड कर दिया। तो उसके बाद ये थेरेपीज यूज होने लगी। जो क्लिनिकल सेटिंग है उसमें ये थेरेपीज, जो आर्ट थेरेपीज हैं वो यूज होने लगी। बेसिकली हमारी जितने भी क्रिएटिव आर्ट थेरेपीज हैं ये क्या करती है, जो भी आपके इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं, आपके इमोशनल ट्रॉमेटिक इवेंट्स हैं, या आपको अगर सेल्फ एक्सप्रेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां पे आपको ये सारी की सारी आर्ट थेरेपीज हेल्प करती हैं। तो जो धीरे धीरे इसका जब डेवलपमेंट हुआ, ये प्रिविलेंट में आई, लोगों को इसके बारे में पता चला, तो उससे क्या हुआ कि इससे इससे रिलेटेड फील्ड में, जो क्रिएटिव आर्ट थेरेपी का फील्ड है, इस फील्ड में नई जॉब्स आने लगी, सर्टिफिकेशन दिया जाने लगा, मास्टर्स डिग्री आई, और डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह हुए, इंटर्नशिप प्रोग्राम वगैरह ऑर्गेनाइज कराने लगे, सर्टिफिकेशन हुआ, और लाइसेंस दिया जाने लगा कि आप एक सर्टिफाइड आर्ट थेरेपिस्ट के रूप में काम कर सके। तो जो क्रिएटिव आर्ट थेरेपी है, इसमें हम सबसे पहले म्यूजिक थेरेपी की बात करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि हम जो भी थेरेपीज हैं बाकी, जैसे म्यूजिक थेरेपी है, ड्रामा थेरेपी है, इन सब का एक इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगी। बाकी हम जो ज्यादा फोकस है, टेक्निक्स पे फोकस है, वो हम आर्ट थेरेपी की टेक्निक पे ज्यादा फोकस रखेंगे। तो सबसे पहले हम म्यूजिक थेरेपी की बात करें तो आप लोगों में मोस्टली सभी लोग म्यूजिक सुनते ही होंगे। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम लोग म्यूजिक सुनते हैं तो जो हमारा मूड है वो एकदम से चेंज हो जाता है। या तो हम जो म्यूजिक है हमें इमोशनल कर देता है, या फिर हमें एक्साइटेड कर देता है। तो जो भी उस टाइम पे हमारे सराउंडिंग में जो भी स्टिमुलस है, या जो भी सिग्निफिकेंट ऐसा स्टिमुलस है जो एसोसिएट हो हमारे मूड के साथ में, वो हमारे म्यूजिक के अकॉर्डिंग हमारे मूड को या तो एक्साइट कर देता है या सैड फील करते हैं हम लोग। तो जो जब हम लोग साउंड सुनते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे ब्रेन का जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टिकल एरिया होता है, वो इन्फ्लुएंस होता है, और हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसको अफेक्ट करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, आप लोगों में से आइडिया है किसी को कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है? अगर आपने मास्टर्स में पढ़ा हो तो कोई बता सकता है? कोई भी आंसर कर सकता है अगर किसी को पता है तो। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ कि एक तो होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये दोनों पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें हमारी जो भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज होती है, मतलब जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, हम इसको वॉलंटियर नहीं कर सकते हैं, तो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो गया। जैसे कि आपका ब्रीदिंग है, हार्ट रेट है, डाइजेशन है, ये सारा क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। तो जो साउंड है वो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो जो म्यूजिक है, इसकी टोन्स है, वो हमारे इमोशनल फीलिंग्स को, इमोशनल अराउजल देती है हमें एक तरह का। तो हम क्या करते हैं क्लिनिकल सेटिंग में, जो हमारा क्लाइंट है उसके साथ में अगर वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, वो म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो तब तो हम क्या करते हैं कि उसे राइम्स बनाने को दे देते हैं, या फिर हम उसे लिरिक्स लिखने को दे देते हैं, कि जिसके थ्रू वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके, म्यूजिक के थ्रू वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके। या फिर हम जो हमारा क्लाइंट है उसको हम म्यूजिक सुनने को देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इसका मूड किस तरह का है, ये एक्साइटेड हो गया है, सैड फील कर रहा है, या क्या है। मतलब एक तरह से जो म्यूजिक है उसके इमोशनल एक्सप्रेशन में हेल्प करता है, कि क्योंकि जो क्लाइंट है वो अपने इमोशंस को नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा, वो म्यूजिक के थ्रू अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेगा। और क्या चीज है कि हम राइम्स वगैरह सुनने के लिए ये सब चीजें उसे हम दे देते हैं। और एक और जो म्यूजिक थेरेपी है, ये क्या है, ये कम्युनिकेशन में भी हेल्प करती है। जो क्लाइंट है वो म्यूजिक के थ्रू अपने थेरेपिस्ट के साथ में कम्युनिकेट कर पाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो क्लाइंट है वो इस स्टेट में होता है कि वो अपने आप को इमोशन जो इतना ट्रॉमेटाइज है कि वो अपने इमोशंस को नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा, उसके अंदर एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। तो वहां पे जो म्यूजिक है एक कम्युनिकेशन का भी रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी म्यूजिक थेरेपी। जस्ट हमने
एक इसका इंट्रोडक्शन देखा। उसके बाद हम ड्रामा थेरेपी की बात करते हैं। तो जो ड्रामा थेरेपी आप लोगों ने देखा होगा कि थिएटर वगैरह में ड्रामा होते हैं जहाँ पे रोल प्ले वगैरह किए जाते हैं। तो ड्रामा थेरेपी में क्या होता है कि एक जो सेटिंग है वहां पे जो सेटिंग की जाती है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सेटिंग की जाती है। जो आपका थेरेपिस्ट है, आप जो भी थेरेपिस्ट है, वो क्या करता है अपने क्लाइंट को एक स्ट्रक्चर्ड वे में लोगों को रोल प्ले देता है वहां पे। ये क्योंकि ग्रुप में होती है ड्रामा, ऑब्वियसली ग्रुप में ही पॉसिबल है, सिंगल तो ड्रामा हो नहीं सकता। तो इसलिए जो भी ग्रुप में आपके लोग हैं उनको एक एक रोल दिया जाता है, सब लोग अपना अपना रोल प्ले करते हैं। और जो थेरेपिस्ट है वो एक्टिवली ऑब्जर्व करता है कि जो एक्टर है, एक्टर मीन्स जो हमारा क्लाइंट है, उसका सारे जो भी एक्टर्स हैं उनके साथ में कैसा इंटरेक्शन है, वो किस तरह से उनके साथ में कम्युनिकेट कर रहा है। और जो रोल्स दिए जाते हैं वो रोल्स किस बेसिस पे दिए जाते हैं, जो क्लाइंट है उसकी लाइफ में जो इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनके साथ में उसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस बेसिस पे लोगों को रोल दिए जाते हैं। और फिर देखा जाता है कि ये किस तरह से इन लोगों के साथ में इंटरेक्शन कर रहे हैं और उस इंटरेक्शन को नोट किया जाता है। तो जो इसमें थेरेपिस्ट है उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है। और थेरेपिस्ट यहाँ पे जो क्लाइंट है उसको एक स्क्रिप्ट भी देता है। स्क्रिप्ट क्यों देता है? जरूरी नहीं है कि वो स्क्रिप्ट के फॉर्म में ही सारा ड्रामा हो, वहां पे वो इम्प्रोवाइजेशन भी करेगा क्योंकि उसके अपने इमोशंस जो है वो एक्सप्रेस होंगे, उसका इनर कॉन्फ्लिक्ट एक्सप्रेस होने लगेगा। तो स्क्रिप्ट इसलिए दी जाती है ताकि वो थोड़ा सा ओपन अप हो पाए। मतलब स्टार्ट में वो ओपन होने में थोड़ा सा हेजिटेट करता है, तो इसलिए जो थेरेपिस्ट है वो उसको एक स्क्रिप्ट दे देता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे रोल प्ले होगा तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट किसी के साथ इंटरेक्शन के फॉर्म में बाहर निकल सकता है। जितने भी उसके लाइफ के इंपॉर्टेंट लोग हैं उनके साथ में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या जो भी इमोशनल इश्यू चल रहा है, डिस्टर्बेंस चल रहा है, वो उसके इंटरेक्शन के जो इंटरेक्शन रोल प्ले में वो कर रहा है, जो ड्रामा में वो कर रहा है, वहां पे वो बाहर निकलेगा। तो वो क्या करना है, थेरेपिस्ट को नोट करना है। ठीक है, तो ये हो गया ड्रामा थेरेपी। और ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। कैरेक्टर्स चूजन फॉर पार्ट इफ द डिजाइन ड्रामा रिप्रेजेंट फोर्सेस, ऑब्जेक्ट, एनिमल, पीपल एक्सेट्रा विद होम द इंडिविजुअल इज न्यूरोटिकली फ्यूज्ड एंड आइडेंटिफाइड और हु आर आइडियलाइज्ड और कॉन्फ्लिक्ट एंटिटीज। तो ये जो ड्रामा में जो रोल्स दिए जाते हैं वो किस बेसिस पे दिए जाते हैं? उन लोगों के बेसिस पे दिए जाते हैं जिसके साथ में जो पार्टिसिपेंट है उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसका कोई न्यूरोटिकली वो फ्यूज्ड है उन लोगों के साथ में, जो उसकी लाइफ के लोग हैं उनके साथ में। तो उस बेसिस पे रोल्स यहाँ पे दिए जाते हैं। अब हम डांस एंड मूवमेंट थेरेपी की बात करें तो डांस और मूवमेंट थेरेपी में, डांस तो आप सभी लोगों को पता है, और मूवमेंट में एक्सरसाइज वगैरह भी इंक्लूडेड है, योगा भी इंक्लूडेड है, जो भी आपके बॉडी के पोस्चर्स वगैरह जो भी हम करते हैं वो सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। और अगर आप सभी लोगों ने जैकबसन रिलैक्सेशन के बारे में सुना है तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है मूवमेंट थेरेपी में। तो जो हमारे डांस है, डांस में हम बॉडी के मूवमेंट दिखाते हैं, कुछ मूवमेंट शो करते हैं। तो उस मूवमेंट के बेसिस पे थेरेपिस्ट समझने की कोशिश करता है कि पर्टिकुलर जो मूवमेंट है वो क्या कम्युनिकेट कर रहा है, वो कितना स्पेस ले रहा है, जो आपका क्लाइंट है डांस करने में कितना स्पेस ले रहा है, वो किस तरह के पोस्चर्स बना रहा है, उसके बॉडी के पोस्चर्स, ये सारी चीजें उसके इनर कॉन्फ्लिक्ट को कम्युनिकेट करने की कोशिश करती हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, और जो ये सारी चीजें हैं, जो आपके पोस्चर्स हैं, ये सारी चीजें आपके जो क्लाइंट है उसके टेंशन को भी रिलीज करती है साथ ही साथ में। क्योंकि एक तरह से क्या होता है ना कि जब हम लोग स्ट्रेस में होते हैं तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है। मे बी आप लोगों ने इसके बारे में सुना हो, फाइट और फ्लाइट के बारे में। क्या किसी ने सुना है इसके बारे में? कोई बता सकता है मुझे, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स स्ट्रेस की सिचुएशन में क्या होता है? चलिए मैं बता देती हूँ कि जब हम लोग स्ट्रेस फील करते हैं तो उस टाइम पे हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी को फाइट और फ्लाइट के लिए रेडी करता है कि हम लोग स्ट्रेस से डील कर पाए। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा डाइजेशन रुक जाता है, हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है। तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे कि एपाइनफ्राइन है, नॉरएपिनेफ्राइन है, ये रिलीज होता है और वो हमारी बॉडी को स्ट्रेस से डील करने में हेल्प करता है। और इस पूरे सिचुएशन में आपने फील किया होगा, जब कभी भी आपने स्ट्रेस फील किया है तो आपको एक बॉडी पेन फील होता है, आपकी मसल्स एकदम टाइट हो जाती है, टेंशन फील होता है मसल्स में। किसी ने भी ये फील किया है?
कोई बता सकता है मुझे स्ट्रेस जब आप फील करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस तो किसी को भी हो सकता है हमारे डेली रूटीन में, क्या कोई बताएगा मुझे कि जब स्ट्रेस फील होता है कि आपको ये टेंशन फील होता है? मैं स्टूडेंट से बोलना यस चाहूँगी कि मैम। आप लोग बीच बीच में इंटरेक्ट भी करते रहे ना, ताकि अगर मैम कुछ पूछ रही हैं तो आप रिस्पॉन्स करें, ताकि उन्हें ना लगे ना कि वो सिर्फ बता रही हैं या पढ़ा रही हैं। आप लोग इंटरेक्ट भी करते रहे बीच में। मैम कभी कभी जब स्ट्रेस होता है तो पीछे ये नेक में दर्द होने लगता है कभी कभी, साथ ही साथ बिल्कुल कभी कभी सर में दर्द होने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी स्ट्रेस पेन की बात कर रही हूँ। तो ये क्या है, आपकी मसल्स में टेंशन फील हो रहा है आपको स्ट्रेस की वजह से, है ना? तो ये टेंशन जो है, यही जो ये इसी मूवमेंट की बात की जा रही है कि मूवमेंट इस टेंशन को रिलीज करने में हेल्प करता है। जो आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, आपने देखा होगा कि अगर कोई योगा करता है तो उसका टेंशन, बोला जाता है कि स्ट्रेस रिलीज करने में योगा हेल्पफुल है। डांस जो है, एक्सरसाइज जो है, वो स्ट्रेस रिलीज करने में हेल्पफुल है। वो इसीलिए हेल्पफुल है क्योंकि जो हमारी बॉडी की पोस्चर्स है, मूवमेंट है, एक तो वो हमारे जो स्ट्रेस है अंदर, जो हमारा टेंशन चल रहा है, उसे भी कम्युनिकेट करता है, और दूसरा वो हमारे स्ट्रेस को रिलीज करने में हेल्प करता है। ठीक है, मतलब एक तरह से हमारी बॉडी रिलैक्स हो रही है वहां पे। और जेकब्सन रिलैक्सेशन के बारे में आपको पता है? किसी ने पढ़ा है जेकब्सन रिलैक्सेशन ट्रेनिंग? यस मैम। हाँ, तो उसमें भी यही किया जाता है ना, हमारी मसल्स को रिलैक्स किया जाता है। जो स्ट्रेस हमें मसल्स में फील हो रहा है उसे रिलैक्स किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डांस और मूवमेंट थेरेपी। अब हम बात करते हैं आर्ट थेरेपी के बारे में, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी है? कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी यहाँ तक? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है यहाँ तक भी। नो मैम, समझ में आ गया। आ गया ना समझ में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो फिर अब हम आर्ट थेरेपी स्टार्ट करते हैं। तो जो आर्ट थेरेपी टर्म था वो एड्रियन हिल ने कॉइन किया था, कब? 1942 में। ठीक है, तो जो आर्ट थेरेपी है बेसिकली वो क्या करती है, ये भी यही काम करती है, जो हमारे अनएक्सप्रेस्ड इमोशन है उनको बाहर निकालने में हेल्प करती है। और मोस्टली ये हम ऐसा माना जाता है कि मोस्टली ये बच्चों के साथ में ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, जिनको कोई इमोशनल प्रॉब्लम, इमोशनल इश्यूज हैं, वो बच्चे हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वहां पे आर्ट थेरेपी बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो जो ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ आर्ट थेरेपिस्ट है, उन्होंने आर्ट थेरेपी को कैसे डिफाइन किया है? अ फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी दैट यूजेस आर्ट मीडिया एज इट्स प्राइमरी मोड ऑफ एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन। तो आर्ट का यूज जो है वो हम कैसे कर रहे हैं? अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में और कम्युनिकेशन में। तो जो ब्रिटिश एसोसिएशन है उन्होंने आर्ट थेरेपी को ऐसे डिफाइन किया है। ठीक है, अब अमेरिकन आर्ट थेरेपी एसोसिएशन ने आर्ट थेरेपी के बारे में क्या बोला है? एन इंटीग्रेटिव मेंटल हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस प्रोफेशन दैट एनरिच द lives of individual families and communities through active art making। मतलब जो हमारे मेंटल हेल्थ सर्विस प्रोफेशनल हैं वो लोग क्या करते हैं, वो आर्ट मेकिंग के थ्रू, क्रिएटिव प्रोसेसेस के थ्रू एक क्लाइंट के साथ में थेरेपेटिक रिलेशनशिप बनाते हैं और उनके इमोशनल एक्सप्रेशन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो ये आर्ट थेरेपी की डेफिनेशन होगी। अब आर्ट थेरेपी जो होती है उसके लिए आपको क्या है कि आर्ट थेरेपी के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास डिप्लोमा या मास्टर डिग्री होना जरूरी है, आपके पास कोई सर्टिफिकेशन होना जरूरी है, और आपने इंटर्नशिप भी की होनी चाहिए उसके लिए। हालांकि इसकी कुछ टेक्निक्स हैं, अगर आप काउंसलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहां पे आप आर्ट थेरेपी की कुछ टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। बट एज एन प्रोफेशनल आर्ट थेरेपिस्ट आप बिना लाइसेंस के नहीं प्रैक्टिस कर सकते। ठीक है, और जो आर्ट थेरेपी है ये बहुत लगभग सारी एजेस के साथ में वर्क करती है, और जो मोस्टली है वो चिल्ड्रन है, एडोसेंट है, अडल्ट है, इनके साथ में वर्क करती है। और इसमें आप ग्रुप थेरेपी भी दे सकते हैं, फैमिली थेरेपी भी दे सकते हैं, और इंडिविजुअल थेरेपी भी दे सकते हैं। मतलब क्या है कि आर्ट थेरेपी आप किसी इंडिविजुअल पे अकेले अप्लाई कर सकते हैं, फैमिली में अप्लाई कर सकते हैं, और आप ग्रुप में भी अप्लाई कर सकते हैं आर्ट थेरेपी को। ठीक है, और इसके अलावा आप बच्चों पे यूज कर सकते हैं, एडोलसेंट्स पे यूज कर सकते हैं, और एडल्ट्स पे यूज कर सकते हैं। अब जो आर्ट थेरेपी का यूज है वो कहाँ कहाँ होता है? डिप्रेशन के पेशेंट पे होता है, एंजाइटी के पेशेंट पे होता है, मेंटल और इमोशनल इश्यूज वाले पेशेंट पे होता है, जहाँ पे रिलेशनशिप इश्यूज पे हो रहे हैं वहां पे होता है, और ट्रॉमा और लॉस में होता है। जैसे अगर सपोज
कोई ट्रॉमेटाइज्ड है, उसके साथ कोई ऐसी इवेंट हो गई है, ऐसी कोई मिसफॉर्च्यून हो चुका है जो जिसकी वजह से वो ट्रॉमेटाइज हो चुका है, तो वहां पे आर्ट थेरेपी हेल्प करती है, क्योंकि आर्ट थेरेपी की मदद से वो इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, एक तरह का इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इंडिविजुअल में, तो वो इंडिविजुअल को अपना जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है उसको एक्सप्रेस करने में हेल्प करती है। तो आर्ट थेरेपी की हेल्प से जो इंडिविजुअल है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। डिप्रेशन में होती है, डिप्रेशन में क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा सैड फील करते हैं, लो फील करते हैं, ऐसे ही कुछ सिम्टम्स होते हैं ना डिप्रेशन के। तो वो सारे जो अंदर जो दबे हुए हमारे सप्रेस्ड इमोशन है उन्हें बाहर निकालने में आर्ट थेरेपी हेल्प करती है। और इसके साथ ही साथ स्किज़ोफ्रेनिया, इसके बारे में आपने मे भी सुना हो, स्किज़ोफ्रेनिया एक डिसऑर्डर है जो आई थिंक 0.03% लोगों को है पूरे वर्ल्ड में अभी, मतलब बहुत रेयर डिसऑर्डर है। तो इसमें एक सिम्टम है इसका रिग्रेशन, मतलब रिग्रेशन मतलब जो आपका पेशेंट है वो अपने पास्ट की किसी लाइफ स्टेज पे चले जाता है, तो उसको रिग्रेशन से बाहर निकालने में भी आर्ट थेरेपी हेल्प करती है, स्किज़ोफ्रेनिया में भी हेल्प करती है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है, मेंटल हेल्थ इश्यू है जहाँ पे आर्ट थेरेपी डायग्नोसिस में हेल्प करती है। और एक आप कह सकते हैं कि एड ऑन है कि आप कोई थेरेपी यूज कर रहे हैं उसके साथ साथ में आप आर्ट थेरेपी भी यूज कर सकते हैं अपने क्लाइंट पे। उसके अलावा ये मेंटल और फिजिकल डिसऑर्डर्स को कोप करने में हेल्प करती है, और ट्रॉमा में हेल्प करती है, इसकी हमने बात कर ली है। और इसके अलावा जो विजुअल आर्ट है और आर्ट जो क्रिएटिव आर्ट वगैरह ये सब कुछ है, ये हम स्कूल वगैरह में भी यूज करते हैं, अपने बच्चों के साथ में, अपने स्टूडेंट्स के साथ में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप एज एन काउंसलर किसी स्कूल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी स्कूल में काम कर रहे हैं, तो वहां पे भी आप अपने स्टूडेंट्स पे, चिल्ड्रंस पे ये अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अपनी फैमिली में देखते हैं कि आपके कोई छोटे कजिन वगैरह कोई है, कोई रिलेटिव है, नेफ्यू है, कोई भी है, तो उनपे भी आप आर्ट थेरेपी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको इसकी कोई टेक्निक मालूम है। और इसके अलावा जो आर्ट थेरेपी है ये चिल्ड्रन जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज है, स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर है, बिहेवियर डिसऑर्डर है, इमोशनल डिस्टरबेंस है, उनके लिए भी, उन बच्चों के लिए ये आर्ट थेरेपी काफी ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। और ये क्रिएटिव वे में अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, इसकी हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कि आर्ट थेरेपी से ब्रेन का कौन सा हिस्सा इंगेज होता है। जब हम आर्ट थेरेपी अप्लाई करते हैं, तो जब अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे जो आपका क्लाइंट है उसके ब्रेन के कौन कौन से पार्ट फंक्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रंटल लोब है, आपको पता होगा कि ब्रेन जो है उसकी 4 लोब्स होती है, ठीक है, 2 हेमिस्फीयर होते हैं और 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो 4 लोब्स में है फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। ये सारी जो आपकी लोब्स हैं ये कैसे आर्ट थेरेपी इन इन चारों लोब्स को कैसे इंगेज करती है, हम इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले फ्रंटल लोब की अगर हम बात करें, तो जो फ्रंटल लोब होता है ये हायर ऑर्डर फंक्शनिंग में हेल्प करता है, जैसे थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो भी आपकी हायर ऑर्डर फंक्शनिंग है वहां पे फ्रंटल लोब एक्टिवेट होता है जब भी आप ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। तो आर्ट थेरेपी क्या है, आर्ट थेरेपी में आप एक अलग क्रिएटिव वे में अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो जब आप क्रिएटिव वे में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग करके अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है, आपका फ्रंटल लोब जो है वो एक्टिवेट हो रहा है आर्ट थेरेपी के टाइम पे, ठीक है। आर्ट थेरेपी आपके फ्रंटल लोब को इस तरह से इंगेज कर रही है। उसके बाद पैराइटल लोब की बात करें, तो जो पैराइटल लोब है ये कॉन्शियसनेस और अटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कॉन्शियसनेस और अटेंशन कैसे आर्ट थेरेपी में है, जब आप आर्ट थेरेपी करते हैं तो आर्ट थेरेपी की एक टेक्निक है जहाँ पे आप मंडाला आर्ट यूज करते हैं। मंडाला आर्ट के बारे में किसी को पता है, किसी ने सुना है मंडाला आर्ट क्या होती है? मैम सुना है लेकिन ऐसे पता नहीं है कुछ। ठीक है, तो मंडाला आर्ट जैसे आपने देखा होगा, अगर बचपन में आप लोगों ने पेंटिंग की है, पेंटिंग बुक्स ली है, तो उसमें ना छोटे से वो बने होते थे, डिजाइन बने होते थे जिनको आप कलर करते थे, बहुत बारीक उसमें कलर करना होता था, बॉर्डर्स को अलग से, सेंटर पे अलग से। एक तरह से आप एपन, तो आप लोगों ने सुना होगा, एपन तो हमारा कुमाऊनी कल्चर है। यस मैम। हाँ, तो उसी तरह का होता है मंडाला आर्ट भी, उसमें आपको ना बारीक तरीके से कलर करना होता है।
तो उसमें क्या हो रहा है, आपका कंसंट्रेशन हो रहा है, आप अटेंशन दे रहे हो वहां पे, तो वहां पे क्या है, आपका पैराइटल लोब इंगेज हो रहा है। और वैसे भी अगर आप कोई भी ड्राइंग वगैरह कर रहे हैं तो वहां पे आप क्या है, आपको अटेंशन देना जरूरी है, तभी तो आप अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे उस इमेज को, उस पिक्चर को। तो पैराइटल लोब भी इसमें इंगेज होता है इस तरह से। अब ऑक्सीपिटल की बात करें तो ऑक्सीपिटल लोब क्या होता है, विजन और परसेप्शन में रोल प्ले करता है। तो आर्ट थेरेपी में क्या होता है कि आपका कोई विजन होता है, आपने कोई इमेज देखी है, कोई चीज देखी है, तो आप उसी को तो ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जो परसेप्ट किया है, किसी चीज को परसेप्ट किया है, आप उसे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपका ऑक्सीपिटल लोब इस तरह से यहाँ पे इंगेज होता है, मतलब आपकी परसेप्शन को रिफ्लेक्ट कर रही है आपकी ऑक्सीपिटल लोब। और आर्ट थेरेपी इस तरह से ऑक्सीपिटल लोब को इंगेज करती है। ठीक है। और टेम्पोरल लोब जो होती है, टेम्पोरल लोब का काम है मेमोरी रिटेंशन, मतलब आपकी कोई मेमोरी है, पास्ट मेमोरी है, उसको आप रिकॉल कर रहे हो। तो आर्ट थेरेपी में आप बेसिकली यही कर रहे हो, जो आपके इमोशनली चार्ज इवेंट है, या आपकी कोई पास्ट इवेंट है, कोई ट्रॉमेटाइज इवेंट है, कोई इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है, उसको बाहर लाने की कोशिश कर रहे हो। उसके लिए क्या है, आपका मेमोरी रिटेंशन हो रहा है ना। तो इस तरह से टेम्पोरल लोब को ये इंगेज करता है। ये चारों में किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट? थोड़ा सा ये क्योंकि हैवी है तो मैं समझ सकती हूँ कि ये थोड़ा आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं इसको आपको एक एक लाइन करके ही आपके डाउट्स लेने की कोशिश कर रही हूँ। किसी को कुछ पूछना है यहाँ पर लोब से रिलेटेड? कोई मैम एक बार ये पैराइटल लोब बता दीजिए। कौन सा बोला आपने, सॉरी? पैराइटल कौन सा, ये पैराइटियल पैराइटल लोब, पैराइटियल लोब। मैम ठीक है। तो जो पैराइटल लोब है ये कॉन्शियसनेस और अटेंशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। तो आर्ट थेरेपी में आप क्या कर रहे हो, आपके कॉन्शियसनेस की भी जरूरत है और आपके अटेंशन की भी जरूरत है, तभी आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाओगे आर्ट के फॉर्म में, उसे ड्रॉ कर पाओगे, है ना। तो जब भी आप ड्रॉइंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, तो वहां पे कॉन्शियसनेस और अटेंशन की जरूरत पड़ती है ना। तो आप वहां पे आपकी पैराइटल लोब इस तरह से इंगेज हो रही है, आपकी आर्ट थेरेपी में पैराइटल लोब ऐसे इंगेज हो रही है। आप समझ पाए इसको? यस मैम। यस मैम। हमारे मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन रखिए ताकि मेरे को पता चले कि आप लोग देख रहे हैं। ठीक है। और कोई डाउट है इसमें, लोब्स में और कोई डाउट है? हमारे बीच में जी मैम आ गया समझ। एक मिनट, हमारे बीच में कार्यक्रम की निदेशक प्रोफेसर मधुलता नयाल मैम भी जुड़ चुकी हैं। मैम आपका स्वागत है बहुत बहुत। थैंक यू प्रियंका, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। और सभी पीजी डिप्लोमा के स्टूडेंट से मेरा फिर से रिक्वेस्ट है कि वो अपना कैमरा ऑन रखें, ताकि कई आपके फेशियल एक्सप्रेशन से भी हमको कई चीजें पता चल जाती हैं कि आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन आप लोग करते रहिए, और जो चीजें समझ में नहीं आ रही है बार बार पूछ लीजिए। और कैमरा अपना ऑन रखेंगे, ठीक है। बाकी लोग भी जुड़े हुए हैं हमारे प्रोग्राम से, तो उनके लिए में ये कंपल्सन नहीं है, बट जो हमारे पीजी डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं उनके लिए जरूरी है कि वो अपना कैमरा ऑन रखेंगे। ओके, थैंक यू। कंटिन्यू कीजिए प्रियंका। थैंक यू मैम। इसके बाद हम ब्रोकाज एरिया की बात करते हैं। जो ब्रोकाज एरिया होता है ये हमारे फ्रंटल लोब में लोकेटेड होता है, और ये हमारे जो ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन होता है, लैंग्वेज होता है, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ब्रोकाज एरिया आर्ट थेरेपी में कैसे हेल्पफुल है कि आप जब जो भी चीज ड्रॉ कर रहे हैं, आप उसको अपने थेरेपिस्ट के साथ में कम्युनिकेट करेंगे। वो आपसे जरूर, आप लास्ट में आपको अपने थेरेपिस्ट से ये चीजें डिस्कस करनी होंगी कि आपने ये क्या ड्रॉ किया है, क्यों ड्रॉ किया है, आपने इसे पर्टिकुलर कलर से क्यों ड्रॉ किया है। तो वहां पे क्या हो रहा है, आपका लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो, ग्रामेटिकल आपका ग्रामर का यूज हो रहा है, तो वहां पे आपका ब्रोकाज एरिया इंगेज हो रहा है। तो इस तरह से आर्ट थेरेपी में ब्रोकाज एरिया भी इंगेज होता है। अब वर्निकेज एरिया की बात करें तो वर्निकेज एरिया टेम्पोरल लोब के अंदर आता है। जो आपका टेम्पोरल लोब है उसमें वर्निकेज एरिया आता है। और वर्निकेज एरिया का क्या काम होता है, ये लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब आप कैसे समझ रहे हैं, लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं। तो ये भी कम्युनिकेशन में, जो आपका थेरेपिस्ट है उसके साथ में कम्युनिकेशन में वर्निकेज एरिया इंगेज होता है। तो ब्रोकाज एरिया और वर्निकेज एरिया दोनों के दोनों आपके थेरेपिस्ट के साथ में कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट ब्रोकाज एरिया का क्या काम है कि आप किस तरह से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, थेरेपिस्ट के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं। और वर्निकेज एरिया का क्या काम है, जो थेरेपिस्ट आपको बता रहा है आप उसे कैसे कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं। तो इस तरह से ये दोनों पार्ट्स इंगेज होते हैं।
अब हिप्पोकैम्पस की बात करें तो हिप्पोकैम्पस का जो काम होता है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मे बी लॉन्ग टर्म मेमोरी आपने मास्टर्स में पढ़ा होगा, ये आपके सिलेबस में आता है। और जो स्पेटियल मेमोरी होती है, स्पेटियल मेमोरी मतलब आपके स्पेस में कौन सी चीज कहाँ पे लोकेटेड है, तो इन दोनों में हिप्पोकैम्पस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आर्ट थेरेपी में इन दोनों का रोल है, लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब आपके पास्ट के कोई ट्रॉमेटाइज इवेंट, और स्पेटियल मेमोरी मतलब हो सकता है कि आप कोई ऐसी चीज दिखाना चाहते हैं आर्ट थेरेपी की हेल्प से कि जो स्पेस में कोई चीज कहाँ पे किस तरह से लोकेटेड है। तो इन दोनों इस तरह से जो हिप्पोकैम्पस है ये भी आपकी आर्ट थेरेपी में एंगेज होता है। अब सेरेबेलम की बात करें तो सेरेबेलम जो होता है वो फाइन मसल कंट्रोल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आप पेन पकड़ रहे हैं, आप किस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है, आपके मोटर मूवमेंट का रोल है ना, वहां पे आपकी मसल्स वर्क कर रही हैं, आपकी